हेलो फ्रेंड्स, आई होप डैट यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सभी को नमस्कार। आज ये वीडियो सेकंड पार्ट है। किस चीज़ का? हम लोगों ने स्टार्ट किया है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th के बुक को, जिसके हर एक चैप्टर को हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। एक एक पार्ट करके हम लोग हर एक चैप्टर को विस्तार से देखेंगे। तो आज के इस सेकंड पार्ट में हम लोग फर्स्ट चैप्टर के एक टॉपिक को देखने वाले हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा कि इस बुक में बेसिकली हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं या पूरे बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसके पहले चैप्टर जो कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसके फर्स्ट टॉपिक को भी देखा, जो कि है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। आज उसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक जो कि है एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसको देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर टॉपिक को देखने से पहले हम लोग एग्रीकल्चर को देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो द टर्म बेसिकली कंसिस्ट द फंक्शन ऑफ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, इट्स मैनेजमेंट एंड सप्लाई टू द वर्ल्ड। मतलब कि ये जो वर्ड है वो क्या बतलाता है या इसका मतलब क्या है। ये वर्ड, यदि आप क्रॉप्स उगा रहे हो, ठीक है, यानी कि फसल को उगा रहे हो, क्या है? एग्रीकल्चर है। इसका मैनेजमेंट कर रहे हो, क्या है? एग्रीकल्चर है। मैनेजमेंट करना बेसिकली क्रॉप्स को स्टोर करना या उसकी पैकेजिंग करना या उससे और सारी रिलेटेड चीज को करना, क्या है? दैट इज द मैनेजमेंट। और उसको मार्केट में सप्लाई कर रहे हो। अब क्रॉप्स उगाए हो तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ रखे रहोगे, उसको अपने खा जाओगे, उतना भी तो नहीं खा सकते हो। तो क्या करोगे आप? सप्लाई टू द मार्केट, मार्केट में आप उसको भेजोगे। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर, ये सब भी क्या है? एग्रीकल्चर के ब्रांच है। हॉर्टिकल्चर में बेसिकली हाई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? वेजिटेबल्स को उगाते हैं, फ्रूट्स को उगाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग एनिमल का केयर या एनिमल को रखकर, उसका ध्यान रखकर, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? उससे फूड्स लेते हैं। वो जो भी फूड देता हो या जो भी आइटम्स देता हो जो हम लोग के लिए प्रॉफिटेबल हो। जैसे कि गाय को यदि पालेंगे तो दूध देगी, दूध को हम लोग मार्केट में सेल कर देंगे। मुर्गी को पालेंगे, वो अंडा देगी, अंडा को हम लोग मार्केट में सेल कर देंगे, ठीक है। शिप्स को क्या करेंगे हम लोग? उसके शिप्स को, शिप्स, भेड़, भेड़, उस पे जो ये आता है, बाल आता है, वो बिकता है। फिर फिश को हम लोग पालेंगे तो फिश तो डायरेक्टली खा लिया जाता है, मार्केट में आप बेचोगे वहां से खरीद के खा लिया जाएगा। तो डेट इज द, तो ये क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। अब फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? इसमें किसको? फूलों को उगाया जाता है। बेसिकली फ्लोरिकल्चर फार्मिंग का डिमांड इंडिया के कुछ बड़े शहरों में और इंटरनेशनल सप्लाई भी होता है, एक्सपोर्ट करती है इंडिया, ठीक है। बहुत सारे फूलों को बाहर के देशों में क्या करती है? यूरोपियन कंट्रीज और अपने नेबर्स कंट्री को क्या करती है? एक्सपोर्ट्स करती है। दैट इज द फ्लोरिकल्चर। ये तीनों एग्रीकल्चर ही के पार्ट है। तो एग्रीकल्चर सिर्फ ये नहीं है कि आप ये उगा रहे हो, किसी धान को उगा रहे हो, जौ को उगा रहे हो, ये सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं। एग्रीकल्चर एक, उसको सिर्फ आप फार्मिंग बोल सकते हो, एग्रीकल्चर नहीं बोल सकते हो। एग्रीकल्चर ये बहुत ही बड़ा टर्म है, आप देख ही रहे हो, और ये क्या क्या अपने अंदर कंसिस्ट करता है। तो चलिए अब आगे हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर के विषय में देखेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कॉलोनियल रूल जब इंडिया पे था, यानी कि ब्रिटिश का जब रूल इंडिया पे था, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या कंडीशन था, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड डिराइव लिवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तकरीबन तकरीबन 85% जो आबादी था भारत का, वो गांव में निवास करती थी उस समय, और अपना जो आजीविका है वो किस चीज से चलाती थी? एग्रीकल्चरल सेक्टर ही से चलाती थी। और आप जानते ही होइएगा या जान लीजिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत पहले से आज भी यूज हो रहा है, कल भी हो रहा था और कल भी होगा। डेट इज द एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। तो बात, हाँ, बात क्या आता है कि 85% लोग गांव में रहते थे, और वो 85% लोग किस पे डिपेंडेंट थे? अपने लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब कि खुद खेत में खट रहा है, इनडायरेक्टली मतलब कि
क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, मतलब पैसा दे रहा है। साहूकार ये सब होते थे ना, तो देते थे किसान को पैसा। फिर क्या है, उसका मैनेजमेंट करने में सहायता कर रहा है। जैसे उस समय के जमींदार होते थे, किस समय के, ब्रिटिश इंडिया से पहले के जमींदार, ठीक है, तो वो लोग क्या लगे हुए थे, इनडायरेक्टली उसमें लगे हुए थे, ठीक है, एग्रीकल्चर में। लेकिन क्या हुआ, इतने बड़ी आबादी को एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे रहने के बावजूद भी ब्रिटिश इंडिया के समय एग्रीकल्चरल सेक्टर का ग्रोथ, इल्ड, डेवलपमेंट, हर एक चीज कम था। वो कमी क्यों था, या वो क्यों था, वो देखते हैं। उसका रीजन क्या है। व्हाट्स रीजंस फॉर लो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। द फर्स्ट रीजन इज द डिफरेंट लैंड सेटलमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जिसमें कि जमींदारी सिस्टम बहुत ही पॉपुलर है। क्या, जमींदारी सिस्टम। बेसिकली जमींदार इसमें मेडिएटर होते थे, जिनका सिर्फ काम ये था कि किसान जो उगाते हैं या रेवेन्यू है उनसे कलेक्ट करना और ब्रिटिश इंडिया को देना, और जो बीच में बचता है उसको रख लेना, बस। और कुछ भी उनका काम नहीं था, उनका ये काम नहीं था उनका क्योंकि वो लैंड लॉर्ड नहीं थे अब, ठीक है, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पर वो थे। तो जमीन पर उनका अपना मालिकाना अधिकार भी नहीं था। तो कृषि कैसी भी हो रही है उनसे कोई मतलब नहीं था, उनको बस टैक्स कलेक्ट करने से मतलब था, जिसके कारण भी कृषि का जो गुणवत्ता है वो क्या गया, धीरे धीरे डिग्रेड किया। दूसरा रीजन है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था और न लगाया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, जिससे कि यील्ड बढ़े। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। पानी कहाँ से लाओगे, आज भी ये बहुत ही दुविधा है बहुत सारे इंडियन स्टेट्स के लिए, और उस समय तो बहुत बड़ी दुविधा थी, इरिगेशन फैसिलिटी। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। खाद की बहुत ही कम मात्रा में यूज की जाती थी। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण एग्रीकल्चर बहुत ही लो लेवल ऑफ डेवलप कर सका था या किया हुआ था। तो डेट वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये कंडीशन था कुछ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या है, there was of course some evidence of relatively higher yield of cash crops in certain areas of country due to the commercialization of agriculture। इसमें बोला जा रहा है कि बट, लेकिन देश के कुछ भागों में हाई यील्ड, मतलब कि कुछ ज्यादा उपज हो रही थी, किस चीज की, कैश क्रॉप्स की। किस चीज की, कैश क्रॉप्स की। क्यों, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण, मतलब कृषि के वाणिज्यकरण किनके द्वारा किया गया, ब्रिटिश इंडिया के द्वारा किया गया, ठीक है, उनकी कंपनी को इससे फायदा होना था। कैश क्रॉप्स बेसिकली हम लोग देखते हैं कि क्या है। The crops which basically grown for the high level of profit by selling to big business giant, they generally use the crops as a raw material for manufacturing something। मतलब कि वैसे क्रॉप्स जो कि प्रोड्यूसर को हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट देते हो, प्रॉफिट तो हर देते हैं लेकिन हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट इससे मिलेगा। कब मिलेगा, बेसिकली बिग बिजनेस जाइंट, और थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बिग बिजनेस जाइंट थी, वो लेती थी और वो क्या करती थी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग में यूज करती थी। तो ये हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड करवाती थी, जो इस क्रॉप्स का क्या करते थे, ये करते थे, यील्डिंग, सॉरी, फार्मिंग करते थे। तो इस क्रॉप्स में क्या एग्जांपल है, कॉटन है, कोकोआ है, इंडिगो है। जैसे कि कॉटन, अब यहाँ से कॉटन एक्सपोर्ट होता था ब्रिटिश में, और यहाँ से वहाँ से जो बना हुआ कपड़ा होता था यहाँ के मार्केट में बेचा जाता था, जो चीप होता था। यहाँ के इंडस्ट्री को भी डिस्ट्रॉय किया, खैर वो अलग बात है। कोकोआ, जिससे कि चॉकलेट्स, बहुत सारी मेडिसिन बनाने में यूज आती थी। एंड द इंडिगो, इंडिगो ये बेसिकली ब्लू कलर कपड़े को पेंट करने के लिए उगाया जाता था। इस पे तो बहुत ही बड़ा सत्याग्रह भी हुआ था, क्या, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, यदि आपको याद होगा तो आप जानते होइएगा, इंडिगो, ठीक है। तो इसी तरीके से तो ये रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करते थे ये लोग, और इनको बहुत ज्यादा, मतलब इनको 10 गुना इससे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो अपना 2 गुना किसको दे देते, किसान को दे देते। तो किसान के लिए भी ज्यादा होता था। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था, कैश क्रॉप्स का, कैश क्रॉप का ड्रॉबैक था कि ये देश के बहुत सारे किसानों के लिए पॉसिबल ही नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था, सबसे पहले बात तो ये लार्ज लैंड पीस रिक्वायर करता था, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा भूमि का पट्टा चाहिए इस कैश क्रॉप्स के एग्रीकल्चर को करने के लिए, या इसको इसके फार्मिंग को करने के लिए। दूसरा, आपको
अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब कर पाना, मोटा फाइनेंस का ज़रूरत पड़ेगा, लमसम मनी का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये हर एक छोटे किसानों के लिए क्या था, प्रॉफिटेबल नहीं था और नहीं संभव था। तो इसलिए देश के चुनिंदे किसान इसको कर पाते थे, ठीक है। और ओवरऑल यहाँ पे जो फूड क्रॉप्स है उसका भी डेवलपमेंट इसके कारण बाधित हुआ। कैश क्रॉप्स, तो बेसिकली कैश क्रॉप्स तो कौन यूज कर रहा था, ब्रिटिश यूज कर रहा था, ठीक है। तो यह ओवरऑल पूरे इंडियन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का बात करें तो फायदेमंद नहीं था, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक का एंड होता है, जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर था। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं।